हेलो। हाँ तो जी मैम आज जो बोलिए। हम पढ़ेंगे वो हम हैवी क्रस्ट डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे कि हैवी क्रस्ट था वो उसके बहुत ही फेमस थे डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट ये हमारे थे। इनका पूरा नाम रोबोट जे हैविग्रस्ट था। ओके। ये विस्कॉन्सिन एंड से हमारे मतलब बॉर्न हुए थे वहाँ, और उन्होंने जो इनकी ग्रेजुएशन थी वो ओहियो वेस्ट विस्टगन यूनिवर्सिटी से इन्होंने की थी, सॉरी वेस्लेयन यूनिवर्सिटी से। मेरे नोट्स में यहाँ। ठीक है। तो देखो हैवी ग्रस्ट था, उसका जो थोड़ा सा जो उसने डेवलपमेंट थ्योरी को डेवलप किया था। ठीक है। इनकी जो थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं इरेक्शन की थ्योरी से मैच होती थी। ठीक है। इन्होंने पूरी की पूरी आपकी बर्थ से लेकर आपके टिल डेथ तक इन्होंने पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट होता है वो उनका बताया हुआ था कि हर स्टेजेस में आपके क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है। हर क्या क्या टास्क होता है, और ये इन्होंने बताया था। और देखो जो हैवी ग्रस्ट था उन्होंने ये बताया था कि आपका जो पहले तो मैं इसके बारे में इनके बारे में थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ कि इन्होंने क्या बताया था, मतलब इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन थी। इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ओहियो स्टेट से ली थी, यूनिवर्सिटी से 1928 में इन्होंने ली थी। ठीक है। फिर इन्होंने ट्रेनिंग के द्वारा बाय ट्रेनिंग ही वॉज अ केमिस्ट एंड साइकेटिस्ट। ठीक है, ये केमिस्ट भी थे और साइकेटिस्ट भी थे। ठीक है। इनका जो मेन इंटरेस्ट था वो आपका जनरल एजुकेशन में था, हैवी क्रस्ट का। ठीक है। तो फिर इन्होंने जो जनरल एजुकेशन की जो डिग्री है वो माइमी यूनिवर्सिटी से की थी। ही वर्कड फॉर मोर देन 40 ईयर्स, उन्होंने वहाँ 40 साल से ज़्यादा काम किया था। फिर उनकी 1983 में वो रिटायर्ड हो चुके थे। बट उन्होंने 1990 तक अपना पूरा का पूरा, मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई रिटायरमेंट हो चुके हैं तो अपना बस काम मतलब हाँ स्टॉप हो गई। बट उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी अपनी जो लर्निंग थी वो अपनी कंटिन्यूस रखी। फिर 90 की एज में उनकी डेथ हो गई थी। ये इनके बारे में थोड़ा मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, और इससे इंट्रो इंट्रो जो मैंने इंट्रोडक्शन है इनके, इसमें यही यही है कि इन्होंने अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं किया था। और जो एजुकेशनल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं यानी जो एजुकेशन होते हैं उस पर इनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इन्होंने ना 1943 में डेवलपमेंट टास्क थ्योरी इन्होंने दी थी। ठीक है। इसने क्या बताया कि जो पूरे के पूरे जो लाइफ स्पेन होता है उसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसा होता है, कैसे आपका डेवलपमेंट होता है। ठीक है। क्या क्या इनके अंदर चेंजेस होते हैं। ठीक है। क्या उनके जो वे टास्क होते हैं वो उनके बारे में आप पूछो बताइए। इसमें क्या है इन्होंने बताया था कि हर एक स्टेजेस में एक टास्क होता है। ठीक है। और वो टास्क कंप्लीट करना होता है सबको। इफ वो कोई टास्क कंप्लीट करता है तो वो अगले टास्क पर पहुंचेगा, यानी अगले स्टेप पर अच्छे तरीके से पहुंचेगा, और उसकी जो सक्सेसफुल लाइफ उसकी मानी जाती थी। इफ किस कोई उस जो एज का जो टास्क होता है उसको कंप्लीट नहीं करता है तो क्या होगा, तो उसकी लाइफ में वो उसकी अनसक्सेसफुल लाइफ यानी उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है कॉन्फ्लिक्ट्स वाली लाइफ उसकी समझी जाते थे। मेरी आवाज़ डबल डबल हो रही, क्या बात है। नहीं हमें मेरी तो वॉइस आ बिल्कुल रही ठीक है। सुनो। हाँ यस हाँ मैम हमें आप। तो ठीक। ओके ओके। तो इसने ना डेवलपमेंट एज अ सीरीज ऑफ कल्चर रोल्स and tasks that an individually learning acquires and dispenses over the course of his her their life। इन्होंने बताया कि कल्चर का भी बहुत ज़्यादा आपका अफेक्ट पड़ता है, कैसे डेवलपमेंट पर आपका जो कल्चर का रोल्स होता है उसकी सीरीज, इनकी जो टास्क वगैरह, और इनकी इंडिविजुअली कैसे देखो हर एक इंडिविजुअली का अपना अपना एक कल्चर होता है। हर इंडिविजुअल का अपने पास एक अपना एक नेबरहुड सेटिंग अलग होती है, पेरेंट्स अलग होते हैं, पीयर्स अलग होते हैं, स्कूल का इन्वायरमेंट अलग होता है। तो सिंपल सी बात है, बेशक से उनका इन्वायरमेंट अलग अलग हो, सब कुछ अलग अलग हो, बट उनको ना चाहे वो कैसे भी कल्चर में डेवलपमेंट टास्क उनका सेम होगा, यानी उनको वो अपना उनका उनका क्राइटेरिया आपका सेम होता है। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि इफ वो अच्छे तरीके से हर स्टेज का
डेवलपमेंट वो अचीव करते हैं कि हाँ भाई मेरा इस स्टेज का टास्क कंप्लीट हुआ, तो हैप्पीनेस उनके लाइफ में आती है। ठीक है। और इफ उनका बाद में वो टास्क उस टाइम पर उस जो स्टेज है उस पर वो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, बाद में वो टास्क कंप्लीट हुआ, तो वो फेलियर को मतलब फील करते हैं, यानी विच फेलियर लीड्स टू अनहैप्पीनेस, और जो फेलियर फेस करते हैं वो अनहैप्पीनेस की तरफ उनको लेकर जाते हैं। और फिर वो बाद में उनको बहुत डिफिकल्टी होती है अपनी लाइफ में सेटलमेंट होने में, और फिक्सेशन उनको फील होता है। ठीक है। अब मैं आपको टीचेबल मोमेंट्स होती हैं, टीचेबल मोमेंट्स वो होती है जिसमें इंडिविजुअली नई स्किल्स आपकी सीखता है, कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ हैबिट्स होती हैं नई, या फिर कुछ आपके एटीट्यूड्स होते हैं, उनको वो एक्वायर करता है। यदि वो टास्क को मान लो कि अब मैं एडल्टहुड में हूँ, तो अब मैं एडल्टहुड में हूँ तो इस मोमेंट पर मेरे लिए मेरा कैरियर सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरी जो पढ़ाई है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? बिकॉज 21 से लेकर जो 30 साल तक की एज होती है, ये इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें अपना वो कैरियर सेट करेगा। ठीक है। कैरियर सेट करने के बाद उसको उसको वो कैरियर सेट होने के बाद मुझे एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी समाज में कि हाँ मेरी भी कुछ, मैं भी टीचर हूँ या फिर कुछ हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। तो टीचेबल मोमेंट्स क्या होती है, अब मुझे अपना कैरियर बनाने के लिए स्किल्स को भी डेवलप करना पड़ेगा, कुछ फंक्शंस भी एक्वायर करूंगी, हैबिट्स भी एक्वायर करूंगी। इफ मैं ये चीज़ें होती हैं टीचेबल मोमेंट्स में, और इफ मैं अपने कैरियर पर फोकस नहीं करूं इस एज में, मैं अपना टाइम को वेस्ट करूं, मेरा मैं पढ़ाई ना करूं, तो वो ना मुझे लाइफ टाइम तक ये रेगरेट रहेगा कि तू उस मोमेंट पे पढ़ी नहीं। यानी तूने टीचेबल जो मोमेंट्स होती है कि आपका जो वो स्टेज था, उस मोमेंट पर आपने वो अपने टास्क से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती वो कंप्लीट नहीं की। तो अब आगे जाकर जब मैं 31-32 साल की होंगी तो मुझे फील होगा कि हमेशा तेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये आपका फिर वो फेलियर्स की तरफ, मेरी लाइफ अनसक्सेसफुल आपकी होगी। तो इसने बोला है इफ हम उस टास्क को सीखते नहीं है उस पीरियड में तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो हर स्टेज का एक डेवलपमेंट टास्क होता है। मैं अब डेवलपमेंट टास्क थ्योरी के बारे में बताती हूँ, बेसिकली क्या होता है उसका ओवरव्यू। हर एक स्टेज में एक डेवलपमेंट टास्क होता है, और उस टास्क को आपको उसके अंदर, उस स्टेज के अंदर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें एक्वायर करनी होती हैं, अपनी एज के अकॉर्डिंग स्किल्स एक्वायर करने होते हैं। तो उसके बाद आप वो अच्छे तरीके से एक्वायर करते हो और अपना टास्क कंप्लीट करते हो तो आपकी लाइफ है अच्छी, यानी इसमें बोला जाता है कि सक्सेसफुल लाइफ है। इफ आप उस टास्क को कंप्लीट नहीं करते हो तो ये आपकी लाइफ में एक आपको फेलियर फेस होगा। ठीक है। तो ये होते हैं आपके टीचेबल मोमेंट्स। इसमें 10 स्टेजेस हैं। ठीक है, आज इसको कंप्लीट ही करवा देती हूँ। इसमें 10 स्टेजेस हैं। नंबर 1, जीरो यानी बर्थ से लेकर 2 साल तक का जो बच्चे के अंदर जो जो डेवलपमेंट टास्क होते हैं वो क्या होते हैं कि इसमें ये इन्फेंसी पीरियड होता है। जब बच्चा 2 साल तक का होता है, इसको शिशु अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है। ये इन्फेंसी पीरियड होता है। इसमें देखो इसका इसमें टास्क क्या होता है, अब 2 साल के बच्चे को पढ़ना तो है नहीं कि हाँ भाई उसको कैरियर सेट करना है, बच्चों की शादी करनी है, ये तो उनको करना नहीं होता है। ठीक है। इसमें वो क्या करेगा, इसमें बच्चे का जो टास्क होता है, हर एक बच्चे का, चाहे वो किसी भी सेटिंग में पला पड़ा हो, ठीक है, हर एक बच्चे का डेवलपमेंट टास्क होता है। वो 2 साल तक के बच्चे का क्या होता है, उसके ना फिजिकल, सेंसरी मोटर टास्क, सोशो इकोनो इमोशनल डोमेन्स। ठीक है। यानी इस एज में उसका एक ही फोकस होता है 2 साल तक का बच्चा कि उसको ना मोटर स्किल्स पर अपनी कमांड बनानी होती है, जो मोटर टास्क उनको दिए जाते हैं। अब मोटर टास्क में क्या आते हैं, कोई बता सकता है? मोटर टास्क में क्या होगा? वही वॉकिंग और हाथ पैर हिलाना, कोई चीज पकड़ना, दैट इज हाँ जी। मोटर टास्क।
आलोक बॉडी का शर्मा। और दिमाग का एक कॉम्बिनेशन सही बैठे उस चीज की वजह से, हाँ। कि वो सही से बोल या पाए, सही से चल पाए उस चीज। हाँ, यानी जो कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी हैंड्स आपके जो इसके बीच में उनका कोऑर्डिनेशन सेटअप होता है ना, हैंड के लेग्स के जो भी उनका होता है उनका कोऑर्डिनेशन उनमें एस्टेब्लिश होता है, मोटर टास्क में आते हैं। वैसे सर आपका भी सही था। एक मिनट यार। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा ना इंडिपेंडेंट होता है। मतलब इंडिपेंडेंट कैसे, कि उसको हम, जो 2 साल तक का बच्चा होता है उसको किसी चीज पर नहीं, उसको बस सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस ही डेवलप होती है। कैसे चलना है, ठीक है, उसमें वो चलना सीखेगा, उसमें वो चीज़ों को पकड़ना सीखेगा, जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं वो बच्चा इस एज में सीखता है। 2 साल तक के बच्चे का कुछ भी टास्क नहीं होता है, बस एक ही टास्क होता है कि वो अपनी जो सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस है उनको डेवलप करे। इफ इसमें किसी ने अच्छे तरीके से मतलब चलना सीखा है, ठीक है, उसने थोड़े थोड़े मतलब बोलना भी सीख जाते हैं, ठीक है, वैसे ही मोटर स्किल्स में नहीं आता, बोलना सीखते हैं, ठीक है, वो अपनी ये क्या बोलते हैं इसको, ये चीजें पकड़ना, ठीक है, वो जैसे ये पानी पीना, अपनी ये जो बाउल वगैरह होती है उन उन पे मतलब ये स्पून से ये क्या बोलते हैं सब्जी खाते हैं वो, मतलब उनको ना कोऑर्डिनेशन हो जाता है। अब कोई बच्चा ऐसा है जो चलना नहीं सीखा, मतलब एक ने तो एक बच्चा ऐसा जिसने अपना पूरा टास्क कंप्लीट कर दिया, यानी उसके अंदर जो मोटर इंटेलिजेंस थी वो डेवलप हो गया। दूसरी साइड एक ऐसा बच्चा है जिसकी मतलब मोटर जो सेंसेस होती है उसको उसको मतलब चलना भी नहीं आता है, ठीक है, उसको ना चलना आता है, ना वो बोल भी नहीं सकता है, तो वो आगे जाकर है ना उसकी लाइफ में वो फेलियर को फेस करेगा। तो ये होता है इस एज का डेवलपमेंट जो टास्क होता है, कि भाई 2 साल तक के बच्चे का कुछ भी नहीं होता है। 2 साल तक के बच्चे का एक चीज होती है कि बच्चे को जो इनकी जो मोटर स्किल्स होती है उसको उस पर फोकस कराओ, उसको चलना बोलना ये छोटे छोटे चीजें उसको पकड़ होल्ड करके करनी आनी चाहिए। ओके। आज मुझे थोड़ा फीवर है तो मुझे माफ करना, कुछ गलती हो जाए तो। तो अब उसके बाद जो डेवलपमेंट टास्क आता है वो 2 से लेकर 4 साल तक के बच्चे का होता है। इसमें ना, इसमें थोड़े हम मतलब जो हमारी जो ये होती है क्या बोलते हैं इसको हम मोटर स्किल्स डेवलप उसमें भी होते, बट इसमें थोड़े ना एडवांस लोकोमोटिव मोटिव जो होती है ये हमारी स्किल्स डेवलप होती है, लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होती है, एडवांस लोकोमोटर जो स्किल्स होती है वो डेवलप होती है। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं एडवांस लोकोमोटिव स्किल्स में क्या होते होगा। वही मोटर स्किल थोड़ा और रिफाइन हो जाएगा, मतलब और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज करने लगेगा बच्चा, जैसे बॉल को किसी बास्केट में डालना है, या वो बच्चों के खेलने का आता है ना, एक कोन बना रहेगा उसके अंदर रिंग्स डालने होते हैं, तो वो सब इस टाइप की एग्जैक्टली। चीजें और सीखने लगेगा। एग्जैक्टली। एडवांस लोकोमोटर स्किल्स में क्या होती है कि इसमें बच्चा जंप करना, रनिंग करना, स्टेयर्स पर चढ़ेगा उतरेगा, तो ये थोड़े ना एडवांस चीज़ें हो जाती है। और 2 से लेकर जो 4 साल तक का बच्चा होता है इस एज में वो ना कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी डेवलप करते हैं। आप उनको जो वोकैब इस एज में जो आप उनको सिखाओगे ना, जैसे आप इंग्लिश भी सिखाना चाहते हो तो इसी एज में बच्चे डेवलप करते हो आप। मतलब मान लो कि मेरे बच्चे हैं, मैं उनको इंग्लिश सिखाना चाहती हूँ या फिर जर्मन सिखाना चाहती हूँ, तो ये एज सबसे बेस्ट होती है। आप इस एज में आप वो कैब सिखाओगे तो वो उसको ग्रैब कर देंगे। तो इसमें बच्चे कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी भी डेवलप करते हैं। सोशल
सोशल जो कम्युनिकेशन है वो सीखते हैं धीरे धीरे, जैसे जो जैसे नेबर्स के घर जाएंगे तो वहाँ थोड़ा थोड़ा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अपने जो मतलब इतने तो मतलब फ्रेंड्स तो उनके होते ही नहीं है, बच्चा इसे जो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता है। फिर स्कूल में ये अब तो प्री केजी ये चले, वो प्री प्ले स्कूल वगैरह है या प्ले स्कूल है, तो उसमें बच्चे थोड़ा थोड़ा ना कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स भी उनके अंदर डेवलप होती है। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जैसे पहले बच्चे वो डेवलप होते हैं। पहले बच्चा क्या होता है, पहले बच्चे सीखता है कि पानी मम, ठीक है, दे दो, तो वो ये ऐसे बोलेगा, उसको पानी चाहिए ना, वो ये बोलेगा पानी मम दे दो, मतलब वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाता है। अब ये भी नहीं अब वो इस एज में आकर वो सेंटेंस को बोलेगा, पानी मुझे पानी दे दो। ठीक है, या मतलब बोलेगा बट ये प्रॉपर उसको ये सिंटैक्स जो ये होते हैं सेंटेंस की फॉर्मेशन तो नहीं पता होगी, आगे पीछे ऑब्जेक्ट वर्ब ये लगा देगा, बट हाँ वो कंप्लीट सेंटेंस बोलेगा। इस ये उसका डेवलपमेंट टास्क होता है, सोशली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, और फैंटेसी प्ले जो अब सर ने बताए हैं, फैंटेसी प्ले में यही आते हैं, लाइक आपका जैसे ये क्ले, ये टेडी बियर वगैरह, या फिर ये जो ये स्टेयर्स वगैरह होते हैं, पजलिंग गेम्स होते हैं, उनको ऐड ऑन करना, ये सारी इस चीज़ में आ जाते हैं 2 से लेकर 4 साल तक की एज में। तो ये होता है उनका डेवलपमेंट टास्क। पहले मुझे ये बताओ, इससे रिलेटेड कुछ आपके डाउट्स हैं जो आपको पूछने हो? नहीं मैम। है स्नेहा, अनिरंजना? नो मैम। मेरी स्पीड तो ज़्यादा नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं मैम, ओके। हाँ, बता देना भाई। जो 4 से लेकर जो आपकी 6 साल तक की एज होती है उसके डेवलपमेंट टास्क क्या होते हैं, मतलब 2 साल के इनके इन्होंने आई थिंक, हाँ, इसमें बच्चा ना जेंडर आइडेंटिटी को पहचान जाता है कि मैं लड़का हूँ ये लड़की है, और मेरे तू लड़की है तो तू गुड़िया से खेल, मैं लड़का हूँ तो मेरे लिए ये टॉयज कार वगैरह से बोलते हैं ना बच्चे कि मेरे लिए तो ये कार है, मैं तो एरोप्लेन चलाऊंगा, तू डॉल से खेल, तो ये जो ये हाउस होल्ड ये जो थिंग्स होती है तू इनसे खेल। तो ये इन बच्चों के अंदर जेंडर आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है, जेंडर की नॉलेज हो जाती है 6 साल तक के बच्चे को कि हाँ आई एम अ बॉय एंड और गर्ल। ठीक है, जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं, मैंने भी बताया है, टॉयज भी ऐसे आएंगे कि गर्ल्स के लिए ये सुटेबल टॉयज होते हैं, बॉयज के लिए ये होते हैं, अब तो बहुत चेंज हो रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें उनके अंदर आपके डेवलप होती है। रेनफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट भी बहुत बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, क्वेश्चन भी आता है कि किस एज में जो रेनफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट है वो आपका डेवलप होता है। तो 4 से 6 का, आप इस एज में बोलोगे ना कि बेटा आप ना मेरा ये काम कर दो, मैं आपको ना टॉफी दूंगी। जैसे आपने देखा होगा जब ये बच्चे होते हैं, जैसे इस एज में 6 साल तक के बच्चे आपके नर्सरी केजी में या फर्स्ट में होते हैं, हाँ, तो आप उसके बोलोगे ना कि बेटा मैं ना आपको एक चॉकलेट दूंगी, आपको ये पूरी टेबल फिनिश करनी है, तो रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, यानी चॉकलेट उसको स्टिमुलस दे रही है और आप उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हो कि हाँ उसको उसने काम किया तो उसको चॉकलेट मिलेगी। तो ऐसे ना रीइंफोर्समेंट के कॉन्सेप्ट से बच्चे अपने टास्क को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। ठीक है, और वो अपने मतलब ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं। ईगो सेंट्रिक में क्या होते हैं कि जैसे बस मैं हूँ और जहाँ तक उनकी नज़र जाएगी बस वहीं तक दुनिया है, इससे बाहर वो देखते नहीं हैं। ठीक है, ये ईगो सेंट्रिक होते हैं कि बस उसके उसकी अपनी खुद की दुनिया में अपने खुद के उसमें ही मगन रहते हैं कि हाँ बस यही दुनिया है। ठीक है, वो इम्पैथी डेवलप करते हैं अपने उसमें, ये जो होते हैं पीयर रिलेशनशिप में बाद की लाइफ में कि हाँ भाई अरे कोई नहीं, जैसे बोलता है ना, बच्चों में बहुत एम्पैथेटिक नेचर होता है, जेलेसी भी होती है उनके अंदर बहुत ज्यादा, एम्पैथेटिक नेचर भी होता है उनका। तो ये होते हैं 4 से 6 साल तक की एज में। इफ इस एज में बच्चा अच्छे तरीके से डेवलपमेंट टास्क को अपना पूरा करता है तो वो सक्सेसफुल, इट लीड्स टू सक्सेसफुल लाइफ। इफ वो नहीं करता है तो इट लीड्स टू अनसक्सेसफुल लाइफ और फेलियर। ओके, अब 6 से लेकर 12 साल तक का बच्चा, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो आई थिंक फर्स्ट क्लास से लेकर आपका
6th 7th क्लास तक के बच्चों का टाइम पीरियड होता है। तो ना इसमें बच्चा जैसे इसके टास्क क्या होता है, बच्चे ने चलना सीख लिया है, दौड़ना सीख लिया है, उसके बाद फिर बच्चे ने मोटर स्किल्स अच्छे तरीके से डेवलप की है, उसके बाद उसको ये पता चल गया है कि हाँ भाई मैं लड़का हूँ लड़के। फिर उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट से लेकर आपके 7th क्लास तक फिर हम बड़े होते हैं। इसमें बच्चा 6 से लेकर 12 साल तक की एज में ना कॉम्प्यूटेशनल टास्क सीखता है। कॉम्प्यूटेशनल टास्क में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ये आपका राइटिंग यानी लिखना सीखता है, आपका याद करना सीखता है, और आपके जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको सीखता है। लाइक हाँ ये प्लस है, ये माइनस है, ये टास्क, ये इसके ये टास्क होते हैं इस एज के। ठीक है, आपने पढ़ना, चीज़ों को समझना यानी कॉम्प्रिहेंसिंग, इंटरग्रेटिंग लॉजिक, जो डे टू डे डिसीजन मेकिंग होते हैं जैसे हमारे। और आप देखना कि जो इस एज में बुक होते, ये जो स्कूल्स में जो बुक लगती है ना इस एज से रिलेटेड जो बच्चों की, आप वहाँ देखना जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बुक्स होंगी वह ईवीएस होगी। वो ईवीएस क्यों लगाई जाती है, वो इस वजह से लगाए जाते हैं क्योंकि वो डे टू डे डिसीजन मेकिंग ले सके कि हाँ, जैसे मेरे सिबलिंग वो है, कज़न है, वो 5th क्लास में है। तो वो क्या बोलता है कि नहीं दीदी, आप ये जो ये है ना, ये पता नहीं क्या कुछ, मैं भूल गई उस चीज़ को, वो कुछ मेरे से प्लैनेट्स के बारे में बता रहा था। तो ये डे टू, और वो रियल लाइफ से उसको कनेक्ट कर रहा था, पता नहीं कुछ था, मैं उस चीज़ को स्किप हो चुका हूँ माइंड से, हाँ जो भी था। तो मतलब इसमें मेरा कहने का मतलब ये था कि इस एज में ना जैसे हमारे करिकुलम भी ऐसा होता है, लाइक ईवीएस की बुक है, तो उसमें मान लो कि बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बेटा आपको जो आसपास का इन्वायरमेंट है, जैसे आप अपने ये प्लांट्स हैं उनको पानी दो, ठीक है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ब्रश करो, ये चीज़ें उनको हैबिट्स उनकी डेवलप की जाती है कि सुबह सबको ग्रीट ग्रीट करो, ठीक है, सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो। तो ये चीज़ें उनको क्यों सिखाया जाती है, ये चीज़ें उनको ना करिकुलम के अकॉर्डिंग सिखाई जाती हैं 6 से लेकर। इस वजह से बोलते हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर टास्क में एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अब मान लो किसी ने पढ़ा हो, कोई स्कूल में गया हो, उसने तो ये चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ रखी होंगी। अब कोई नहीं स्कूल गया हो, यहाँ से वो अपना टाइम वेस्ट करता हो, उनके तो डेवलपमेंट टास्क कंप्लीट ही नहीं होंगे। तो एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी होती है डेवलपमेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए। आज मेरे पास एजुकेशन नहीं होती तो मेरा तो कुछ भी डेवलपमेंट, मुझे तो ना लिखना आता, ना पढ़ना आता, ना बोलना आता, मेरा तो डेवलपमेंट टास्क कंप्लीट ही नहीं होता। मैं तो फिर यही मजदूरी करती कहीं कहीं, या फिर किसी के अंडर काम करती, जैसे सब वही डोमेस्टिक वायलेंस फील करती। तो यही चीज़ जो होता है ना, तो आपका पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ाई है ना तो आपका हर एक डेवलपमेंट टास्क भी पूरा हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, हम डिसीजन लेते हैं, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके यूज़ करते हैं कि हाँ, मतलब रियल लाइफ सिचुएशंस इसमें आ जाती हैं आपकी। इसमें 6 से लेकर 12 साल तक की जो एज होती है, इसमें ना बच्चे टीम वर्क बहुत अच्छा करते हैं। ये चीज़ तो मैंने भी खुद फील किया है। जैसे फर्स्ट टू 7th क्लास तक के बच्चे ना, उनकी टीम टीम जैसे हम एक ग्रुप होता था हमारा भी कि बॉयज़ का गर्ल्स का, मैम हमारे से मतलब कुछ ये क्वेश्चन वगैरह पूछती, तो हम हमारा ना गेम होता था कि हाँ भाई गर्ल्स ये बताएगी, बॉयज़ ये बताएगी, या फिर ग्रुप होता था क्योंकि कोएड कोएड स्कूल में पढ़ी हुई हूँ कि हाँ भाई 5 इसका इसमें गर्ल्स बॉयज सब होंगे, तो ऐसे हमारा होता है। तो उसमें ना टीम वर्क बहुत अच्छा होता है इस एज में। अब कोई कोऑपरेशन होता है, ठीक है, पीयर प्रेशर को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, और अपनी एक आइडेंटिटी भी बनाते हैं कि हाँ भाई मैं सबसे अलग दिखना चाहिए, मेरी ड्रेस सबसे अलग हो, मेरा स्टाइल सबसे अलग हो, ठीक है, मेरा हेयर स्टाइल सबसे अलग हो। तो इस एज में थोड़ा ये भी होता है, ये पीयर जो प्रेशर होता है उसको रजिस्ट करते हैं। और टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं इस एज में आकर। इस एज में कोऑपरेशन अच्छे से करेंगे, टीम वर्क अच्छे से करेंगे, डेवलपमेंट टास्क ये चीज़ उन्होंने सीखी, तो वो आगे जाकर भी कोऑपरेशन करेंगे इन फ्यूचर। इफ उनका यहाँ डेवलपमेंट टास्क अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं हुआ तो आगे जाकर वो कोऑपरेशन कंट्रीब्यूशन देना पसंद नहीं करेंगे। उसके बाद 12 से 18 साल की एज बहुत तूफानी एज, जिसमें बहुत संभल कर चलना पड़ता है। तो इसमें क्या होती है, इसमें प्यूबर्टी आपकी
ये प्यूबर्टी वाला टाइम होता है, इसमें हमारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं फिजिकल जो अपोजिट सेक्स होता है उसके प्रति उनका क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्शन होता है ना। पेरेंट्स से उनकी बनती नहीं है, पेरेंट्स उनको एंटी लगते हैं कि हाँ भाई बस पूछो मत, ये उनके ये उनको ना हर एक चीज़, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब 12 से 18 साल तक की एज होती है, इसमें उनको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। पेरेंट्स उनको ऐसे लगेंगे कि हाँ भाई ये गलत है, मैं सही हूँ, पेरेंट्स के साथ एंटी। ठीक है, तो उनको फिर कुछ सेक्सुअल उनके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। वो दूसरी जो उनकी क्या बोलते हैं उनको, एक मिनट, तो उसके बाद उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो उनके डेवलप होते हैं, वहाँ उनको फिर उनको एक आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, फिर उनको कुछ उसका प्रेशर होता है। रिलेशनशिप में भी बच्चे इस एज में बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि हाँ भाई हमारा चाइल्डहुड से ये है, स्कूल रिलेशनशिप है, तो कुछ बच्चे सीरियस भी हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर, वो रिलेशनशिप को भी उनको मेंटेन करना होता है, पेरेंट्स की टॉन्टिंग भी मेंटेन करनी होती है, आइडेंटिटी भी अपनी बनानी होती है। ठीक है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ये प्रेशर, और फिर उसमें उनके ना एक हीरोशिप होती है, एक इस एज में हीरोशिप क्या होती है, हर एक बंदे का ना इस एज में आइडियल जो जिसको हम बोलते हैं कि हम आइडियल मानते हैं कि वो बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। इस एज में जैसे आपने देखा होगा एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब रिसेंटली मेरे मतलब परसों की बात है, ये 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे एक कज़न था, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो मेरे साथ का ही था, मतलब हार्डली 25-26 साल का होगा, हाँ। तो उनकी उनकी रिसेंटली उसकी लड़के की डेथ हुई थी। तो इस एज में क्या होता है, और उसके साथ एक 17-18 साल का लड़का था, एडोलेसेंस एज का था वो। तो इस एज में क्या होता है कि बच्चे के अंदर है ना फैंटेसी लाइफ बहुत होती है जिसको बोलते हैं। ये एज, इस एज का डेवलपमेंट टास्क यहीं से गड़बड़ा। देखो बच्चा चलना सीखता, बोलना सीखता है, ठीक है, वो कोऑपरेशन करने का, बट यहाँ आकर डेवलपमेंट टास्क डगमगा जाता है इस एज में आकर बच्चे का। तो अब जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके साथ पता लगा कि जो वो 17-18 साल का बच्चा था, वो उसने बहुत तेज बाइक चलाई, तो वो बाइक तेज चलाई तो उन दोनों का ही मतलब क्या है, फाटक थे आई थिंक, वहाँ रेलवे फाटक, तो वहाँ उनके उसके ऊपर गिरे, कैसे उनका सिर लगा, उनकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, इस एज में बच्चे फैंटेसी लाइफ में जीते हैं। ठीक है, वो तेज बाइक चलाएंगे, ठीक है, और उनको मतलब उनको कॉन्सिक्वेंसेस से मतलब नहीं होता, क्योंकि उनका उनको ये लगता है कि एक तो वो मैच्योर हो रहे हैं सेक्सुअली कि हाँ हम बहुत, जैसे बड़प्पन की फीलिंग आती है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, अब हम तो बस हमारे से तो बड़ा कोई नहीं है। तो ये उनके अंदर जो ये उनसे भी बड़े होंगे ना, उनके अंदर भी फील नहीं होता, ये वो उनके आता है कि हाँ भाई हम बस अब बहुत बड़े हो चुके हैं, अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो वो इंडिपेंडेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, पेरेंट्स से एंटी हो जाते हैं कि हमें प्राइवेसी दो, हमें ये दो। तो ये चीज़ें बहुत इस एज में आपका बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। फैंटेसी लाइफ होती है, हीरोशिप होती है, इस एज में हर एक एक आइडल होता है कि हाँ भाई मैं, मेरा सलमान खान है तो मैं उसकी तरह बनूंगी, मेरी कैटरीना कैफ है तो मुझे उसकी तरह बनना है। या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि भाई मेरी रानी लक्ष्मीबाई है तो मुझे उसकी तरह अंदर एक स्पिरिट होती है, एपीजे अब्दुल कलाम, मैं उनकी से इंस्पिरेशन लेती हूँ, तो मुझे इनसे, तो सबकी अलग अलग हीरोशिप, अलग अलग, किसी को वर्कशिप जिसको बोलते हैं कि वर्शिप पूछते भी हैं आधे तो। ठीक है, इस एज में जैसे किसी की मान लो कि एपीजे अब्दुल कलाम है, मैं बहुत मानती हूँ उनको, मेरे इंस्पिरेशन है, ग्रेट इंस्पिरेशन है वो। तो द विंग्स ऑफ फायर से मुझे उनकी बहुत बहुत कुछ मिला था, और उसी एज में मैंने उनकी उनके बारे में जैसे पढ़ा था, देखा था। तो वो मेरे लिए, वो उस एज से ही आज तक मैं उनको इतना फॉलो करती हूँ कि हाँ उस, बेशक से बीइंग मुस्लिम जैसे बोला जाता है ना सब कि ये है वो है, बट मुझे बहुत बहुत पसंद है वो बहुत। तो इस चीज़ में क्या होती है कि इस एज में सबका एक डेवलपमेंट टास्क होता है, और सबके अंदर एक अपने एक आइडियल होता है कि मुझे इसकी तरह बनना है, इसकी तरह बनना है। तो इस एज में आइडियल अपने बहुत मोटिवेशन, बहुत हाई, जो बोलते हैं इंस्पायर्ड रखने चाहिए। ठीक है, आपकी वॉइस चेंज होती है, आपकी बॉडी चेंज होती है, आपको मतलब
अपने बारे में आप समझते हो, नए नए आइडियाज आपको इनोवेटिव होते हैं, ठीक है। और आप सोशल कोऑर्डिनेशन आपके दिमाग में आता है कि हाँ भाई आपको कैसे सोसाइटी के साथ एडजस्ट होना है, कोऑर्डिनेटिव स्किल्स आपकी डेवलप होती है, ठीक है। अपनी सोसाइटी में एक इमेज बनाते हो, ठीक है। पीयर ग्रुप आपके पास होता है, उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है कि हाँ भाई ये इसके पास बाइक है, इसके पास ये अपाची है तो मुझे बुलेट चाहिए, इसके पास ये है मतलब मान लो कि स्कॉर्पियो तो मुझे थार चाहिए, तो ये भी इनके अंदर होता है इस एज में, ठीक है। इसके पास एंड्रॉयड है तो मुझे एप्पल चाहिए, तो ये चीज़ें उनका पीयर ग्रुप का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा इसमें फील करते हैं। ग्रुप डायनामिक्स होता है, जैसे ये गैंगेज वगैरह इसमें बोलते हैं कि जैसे ये मतलब ग्रुप डायनामिक्स में क्या होता है कि इसमें वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। जैसे मैंने स्पेशली गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज़ बहुत ज़्यादा देखे हैं, जैसे जिसको बोलते हैं देसी लैंग्वेज में हमारे यहाँ हरियाणा में भाईचारा। तो ये भाईचारा समथिंग टाइप की इनकी ये जो जो ये होती है कि हाँ भाई भाई है, ये है, वो है, उनको बुला लूंगा, ये बुला लूंगा, तो ये इसी एज में होते हैं इनकी। तो इसमें क्या होता है, इंटीमेट रिलेशनशिप्स भी होते हैं, ठीक है। और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है, इफ अच्छे तरीके से कोई पॉजिटिव वे में इस चीज़ को ले तो इसमें ये डेवलपमेंट टास्क होते हैं, इनको ये पूरे करने होते हैं। इमोशंस को रेगुलेट करना होता है कि कैसे, जैसे मम्मी पापा कुछ बोलते हैं या फिर उनके एंटी कोई होता है तो इमोशंस उनके भड़क जाएंगे, तो इसमें इमोशंस को रेगुलेट भी उनको करना आना चाहिए। फ्रीडम उनको चाहिए होती है, प्राइवेसी उनको चाहिए होती है, इंडिपेंडेंस उनको चाहिए होती है, हॉर्मोन्स उनके शिफ्ट होते हैं, ठीक है। उनका लाइफ के प्रति जो विज़न होता है, जो गोल होता है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है कि हाँ भाई मुझे आगे चलकर ये स्ट्रीम लेनी है या मुझे आगे चलकर ये करना है। तो उनका बहुत ज़्यादा मतलब कैरियर ओरिएंटेड इस एज में होते नहीं है, इस एज में उनको बस विजन क्लियर होता है कि हाँ भाई जैसे बोलते हैं ना आप क्या बनोगे, डॉक्टर, हाँ भाई डॉक्टर बनते हैं तो चल भाई मेडिकल ले लेंगे। आप क्या बनोगे, इंजीनियर, ओके चल नॉन मेडिकल, आईएएस, ओके ओके आप आर्ट। तो इनका मतलब विजन क्लियर होता है, विजन क्लियर होता है तो इसी एज में वो अपने अपने विजन के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रीम्स वगैरह जो भी उनको आगे स्किल्स अपनी एडप्ट करते हैं। स्कूल प्ले मतलब हाँ स्कूल एज एज ही होती है, बच्चे स्कूल में ही अपने ऑलमोस्ट स्कूल मेट ही होते हैं इनके, एक मिनट, हाँ स्कूल एज होते हैं। इसमें ना उनको बहुत ज़्यादा जैसे इस एज में क्या होते हैं उनको ना अपने जो लार्जर कम्युनिटी से अप्रूवल चाहिए होता है। जैसे हाँ भाई सब मेरी तारीफ करें, मैं सुंदर हूँ, अपनी सुंदरता के लिए अपने बालों को बताने कितनी बार शीशे में देखेंगे, कितनी बार अपने हेयर्स को कॉम्ब करेंगे कि हाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ, अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करेंगे। जैसे होता है ना अपने अपने फेस की केयर करेंगे, अपनी एक स्किन की पूरा रूटीन फॉलो करेंगे। तो इस एज में क्या होता है उनको ये होता है कि हाँ भाई मेरी सब तारीफ करें कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं एक सुंदरता का भी बहुत ज्यादा इसमें होता है, गुड लुकिंग का। तो उसमें मतलब वो उसको अप्रूवल चाहिए होता है कि हाँ भाई सोसाइटी में सब मेरी तारीफ करे, और इससे जो बहुत अच्छे भी बनते हैं कि हाँ भाई हाँ बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का है, तो ये इनको सुनना भी बहुत ज्यादा पसंद होता है, ठीक है। तो इसमें हैवी क्रस्ट ने इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम को भी डेवलप किया था, यानी एडवोकेट थे उसके प्रति, एग्री थे कि हाँ भाई इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले हैवी ग्रस्ट ने दिया था। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम पता है क्या होता है, बता सकता है कोई? बताओ, पता है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम होता क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। कोई नहीं, मैं बताती हूँ। देखो सर, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, इसमें आपके नॉर्मल बच्चे, हैंडीकैप, और ये जो भी आपके जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं, इसमें ना आपके इंक्लूसिव एजुकेशन में ये बोला जाता है कि आपके जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे हैंडीकैप है या फिर जो स्पेशल चाइल्ड्स में सभी टाइप के आ जाते हैं, जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, ठीक है, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ आप पढ़ाओ, तो ये होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन।
ताकि उनको ये फील ना हो कि हम मेन स्ट्रीम से अलग है, यानी हम नॉर्मल बच्चे से अलग है, उनको गिल्ट फील ना हो। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में यही होता है कि आप जितने भी जैसे स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उसमें आपके जिनके अंदर इम्पेयरमेंट होती है किसी सेंस से रिलेटेड, या फिर वैसे ये जो फिजिकल लोकोमोटिव बहुत ज़्यादा आपके ये सिंड्रोम वगैरह डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, तो उनका स्पेशल स्कूल हो अच्छी बात है, बट उनको नॉर्मल चाइल्ड के साथ आप पढ़ाओ, ताकि उनको ये फील ना हो कि हम बिल्कुल ही अलग है, हमारे में तो कोई कुछ कमी है, हम तो बिल्कुल नीचे है, हमारी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी इसको कम करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था। आया सर समझ? हाँ जी, आ गया। ओके। अब 18 से लेकर जो 24 साल तक का था, उसमें क्या था, इसमें बच्चे स्कूल हो गया कंप्लीट, उसके बाद वो कॉलेज जाता है। तो इसमें थोड़े ऑटोनॉमी पे उनको अटेन करते हैं कि हाँ भाई, मतलब मेरी खुद की एक इमेज हो, खुद की एक सेल्फ आइडेंटिटी हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट मेरी वही चीज़ें जो हम अभी से फेज में है कि हाँ भाई इंडिपेंडेंसी चाहिए होती है उनको, कि हाँ भाई हम इंडिपेंडेंट हो, अपने पैरों पर खड़े हो, किसी पर डिपेंड ना हो। तो ये चीज़ें होती हैं, इसमें मैच्योरिटी आ जाती है। हाँ, 18 से लेकर जब वो कॉलेज लाइफ में जाता है, बाहर जैसे देखता है कि हाँ भाई, क्योंकि एक तो स्कूल से जब हम कॉलेज लाइफ में जाते हैं 1-2 साल, तो हमें तब भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे हम जैसे लोगों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें ना मैच्योरिटी अटेन करते हैं हम, और आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, फिजिकली भी, इमोशनली भी। आपका आपका अब ये सारे जो डोमेन्स होते हैं आपके डेवलपमेंट के, वो आपके पूरे होते हैं। ठीक है, कैरियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होते हैं वो, कि हाँ भाई सबसे जो कार्डिनल पॉइंट माना जाता है वो आपका कैरियर माना जाता है, कि हाँ भाई कैरियर सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस एज में। ठीक है, और वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत एक्टिव स्टेप्स लेते हैं, और इस एज में ना बहुत ज़्यादा, मतलब एक हमारे अंदर झील भी होती है कुछ करने की, कुछ चाहत भी होती है कि हाँ भाई हमें अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है। और बेसिकली जो 24 साल तक की एज होती है, उसमें बच्चा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि हाँ भाई मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। इसके बाद 24 से 34 साल तक की एज में, इसमें चलो अब कैरियर ओरिएंटेड हो गया है, अब बात करते हैं मैरिज की। अब फिर मैरिज के ऊपर फोकस करते हैं कि हाँ भाई अब शादी करो। तो शादी होने के बाद, मैरिज होने के बाद 24 से 34 साल की एज में होती है, इसमें ना बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। क्यों? पेरेंट्स बनते हैं, बीइंग अ पेरेंट्स उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पेरेंट्स की होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि पेरेंट्स ही इस एज में वो बनते हैं, वो दादा दादी तो आगे जाकर वो बनेंगे। ठीक है, उसमें एक उनके पास एक सिक्योर पेड एम्प्लॉयमेंट होता है। सिक्योर पेड एम्प्लॉयमेंट पता है ना क्या होता है? कि हाँ भाई अब उनके पास एक फिक्स रोजगार है, जिससे वो अपनी अर्निंग लेते हैं और अपने बच्चों का जो पालन पोषण है वो अपना नर्चर है उनका वो करते हैं। सिक्योर होते हैं, उनका स्टेबल कैरियर होता है। ठीक है, और उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, एक आइडेंटिटी भी डेवलप हो जाती है कि हाँ भाई मान लो कि आलोक आलोक एसआई इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है। ठीक है, तो उस उन्होंने एक अपनी इमेज बना ली सोसाइटी में कि हाँ आलोक सब इंस्पेक्टर है। ठीक है, मान लो कि स्नेहा स्नेहा आईएएस है, या फिर साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, फिर और जो है, तो सबकी अपनी अपनी एक इमेज बनती है। जैसे हमारी सोसाइटी में भी कोई डॉक्टर होगा, कोई किसी पोस्ट पर होगा, तो वो इस एज में आकर अपनी एक स्टेबल आइडेंटिटी बना लेते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिटी बनाते हैं, इमोशनली मैच्योर बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा, इमोशंस को अपना कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वो शादी हो रखी है तो उनके जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स होते हैं उनको भी बैलेंस करते हैं, अपने जो रिलेशंस होते हैं उनको और बेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आपकी फ्रेंडशिप को फोस्टर करते हैं, वो वाली फ्रेंडशिप नहीं होती हाँ अब कट्टा अब्बा वाली, मतलब बहुत ज़्यादा मैच्योर फ्रेंडशिप इस एज में आपकी होती है। ठीक है, म्यूचुअली सपोर्टिव करते हैं एक दूसरों को, जैसे वो प्रोफेशनल लाइफ भी होगी उनकी और पर्सनल लाइफ भी होगी, प्रोफेशन में भी उनके कलीग्स होंगे, पर्सनल में भी, तो हर एक चीज़ को बहुत म्यूचुअली सपोर्ट करेंगे।
ठीक है, और इमोशनली सेटिस्फाई रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं वो, कि हाँ भाई एक ऐसा पार्टनर हो जो हमें समझ सके, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर चीज़ को हमें समझे, तो वो ऐसे पार्टनर के वो फाइंड करते हैं इस एज में। सोशल रोल्स होते हैं, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ फादर, ये उनको वो अपने मतलब फुलफिल करते हैं, ठीक है, अटेन करते हैं। तो ये उसका होता है डेवलपमेंट टास्क 24 से 34 साल तक के। ठीक है, अब 34 से 60 साल की एज में उनके अंदर क्या होता है, वो रोल्स चेंज हो जाते हैं। क्यों, कैसे रोल? क्योंकि देखो अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। 34 से 60 तक की में तो उन्होंने पाला पोसा, ठीक है, अब वो ऐसी एज आ गई है कि हाँ उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनके रोल्स में भी चेंज होंगे, क्योंकि अब वो बच्चे हैं। अब उनके जो दादा दादी, जो भी आप ग्रैंड पेरेंट्स में बनोगे, तो वहाँ आपके जो जो रोल्स हैं उनको मैनेज करना आपको पड़ेगा, कि हाँ भाई ये है, जैसे मैं ग्रैंड पेरेंट बनी हूँ तो मुझे उनको भी संभालना पड़ेगा। मतलब रोल्स में मेरी बहुत ज़्यादा मतलब मैनेज करना पड़ेगा मुझे अपना रोल। पहले क्या था, पहले खाली मैं पेरेंट्स थी, ठीक है, अब मैं ग्रैंड पेरेंट हूँ। तो अब इसके बाद आपकी जो वर्क प्लेस है, होम है, उसमें डायनेमिक फील करोगे। डायनेमिक क्या होता है आपको पता होगा, कि हाँ भाई अब थोड़ा सा मतलब डायनेमिक होता क्या है? व्हाट डू मीन बाय डायनेमिक डायनेमिक? डायनेमिक का मतलब होता है कि जिस भी चीज में परिवर्तन होते रहते हैं समय के साथ, एंड उसे डायनेमिक। एग्जैक्टली, डायनेमिक वेरिएबल एक तरीके से हम बोल सकते हैं, कि हाँ भाई डायनेमिक में आपके जो चेंज होता रहता है। और आलोक, हेलो। हाँ बताइए। हेलो। कुछ नहीं, वो मैं आपसे बाद में पूछूंगी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो वर्क प्लेस होता है और जो होम होता है, उसमें आपका मतलब वो डायनेमिक जिसको बोलते हैं, कि एक वेरिएबल आपका जो चेंज होता है वो अपना फील करते हैं। ठीक है, जो इसमें जो ये एज होती है, इसका जो डेवलपमेंट टास्क होता है, इसमें वो ग्रो अप करते हैं। यानी ग्रो अप चाइल्ड, मैंने बताया कि बच्चे बड़े होते हैं, उनकी एजुकेशन पर, उनके करियर पर, उसके मैरिज पर, उनके लिए वो सेविंग करते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी बहुत आ जाती है इस एज में आकर। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी, बहुत ज़्यादा पेशेंस। मतलब मेरे एक ताऊ जी थे, वो ना ऐसे रहे कि उनको ना मतलब हर चीज़ पे गुस्सा, हर चीज़ पे गुस्सा, कहीं भी जाते हैं। बट आज की एज में ना वो इतना, ऐसा लगता है कि इसी यार इस इंसान में गुस्सा भी होगा, क्योंकि आज वो 55 साल के हैं। तो उनके अंदर है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी, बहुत ज़्यादा पेशेंस आता है। मगर यार हाँ, हर एक इंसान के अंदर आता है इस एज में आकर, बहुत मैच्योरिटी और आपका पेशेंस उनके अंदर आता है। ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर मतलब डाइवर्स हो जाती है। आपको पता होगा कि हाँ भाई अब बच्चों की है, फिर उनके बाद उनकी शादी, उनके बाद उनकी जैसे उनके जो आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इसमें डाइवर्स हो जाती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस एज में इस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है बैलेंस। आपको जब 34 से 60 साल तक की एज में होते हैं तो आपको बैलेंस करना आना चाहिए, कि हाँ भाई अब इन रिलेशंस को, इन जो आपकी ये जो आपकी रोल्स हैं, सोशल रोल्स हैं, उनको हम कैसे मैनेज करेंगे। इसमें आपकी सेटिस्फेक्शन और जो सेल्फ वर्थ है वो आपकी डेवलप हो जाती है। उसके बाद 60 से 60 to 74 ईयर्स, यानी 60 से 74 साल तक की। इसमें तो आपको पता होगा बहुत ज़्यादा मतलब चेंज होता है। जैसे एक फिजिकली भी वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, फ्रैगिल होता है, सोशली भी उसका कहीं मन नहीं करता है, ठीक है, इमोशनली भी, मतलब बहुत ज़्यादा हर एस्पेक्ट में वो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि बुढ़ापे तक उनकी जो स्किन देखना, वो कितने रिंकल्स होते हैं, कितनी वैसे टाइट टाइट से उनकी स्किन हो जाती है। तो इस एज में ना वही फॉर्म आ जाते हैं, यानी बच्चे वाले, बच्चे की तरह वो जिद करेंगे। ठीक है, तो इसमें उनके जो होते हैं रैपिड चेंज आते हैं उनके बेसिकली बॉडी में। ठीक है, और वो
वर्किंग लाइक बीइंग अ ग्रैंड पेरेंट 60 से 74 ईयर्स, मुझे हिंदी में काउंटिंग कम आती है। हाँ, 74 ईयर्स तक वो जो उनके ग्रैंड पेरेंट है उसकी तरह वो आपकी काम करेंगे। फिर उनके बाद उनकी पोस्ट रिटायरमेंट वाला टाइम होता है, क्योंकि 60 साल तक इंडियन गवर्नमेंट भी हमारी रिटायरमेंट मतलब 60 साल के बाद देती है, 60 साल तक वो अपना काम करते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट का उनका टाइम होता है। ठीक है, इसमें वो अपने जो भी लाइफ के गोल्स होते हैं उनको बिल्कुल अपना फुलफिल कर चुके होते हैं। हाँ भाई, मैंने अपने बच्चे को पाल दिया, ये उनकी यही काम बातें होती है ना। हाँ भाई, सबकी शादी हो गई है, पोता पोती वाले में हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, तो ये चीजें क्या होती है उसमें, वो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो फुलफिल हो जाते हैं उनकी। अब 75 से लेकर आपकी टिल डेथ, उसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी स्टेज होती है जिसमें उसके पास उसका पार्टनर चला जाता है। ठीक है, और उसके लव्ड वंस लाइक उसका बहन भाई या फिर उनका किसी किसी का जो बेटा भी चला जाता है, तो उनके ना लव्ड वंस को वो अपना लॉस कर देते हैं इस एज में आकर। फिर उसमें वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रैगिन फील करते हैं, किसी से मन नहीं करता है बात करने का। ठीक है, और वो इसमें मतलब डिफ़िकल्ट होता है उनको, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि बॉडी उनका साथ नहीं देती है, कोई उनका साथ नहीं देता, तो उनको ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इस एज में आकर। उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है। ठीक है, वो जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं कि हाँ बस वो डेथ का वेट करते हैं कि कब हमारी डेथ आएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना कि होपलेस हो जाता है इस एज में आकर। इसको बोलते हैं हम रिट्रोस्पेक्टिव पीरियड। और इस एज में वो सबसे ज़्यादा विजडम भी शेयर करते हैं कि हाँ ये ज्ञान होता है, जैसे बोलते हैं ना कि बड़े बूढ़ों के पास बैठना चाहिए, वो ज्ञान देते, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और उनको एक जो रिपीटिशन बिहेवियर होता है, एक चीज़ को बार 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 बोलना, ठीक है, वो चीज़ भी होता है। मतलब बच्चे वाले ही सारी वही चीज़ें हरकत करते हैं जैसे एक बच्चा करता है। तो ये रिट्रोस्पेक्शन पीरियड होता है। तो ये डेवलपमेंट स्टेज का हाँ 10th स्टेज थी ये। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर करो, कुछ आपके क्वेश्चंस हो तो। इसमें तो मुझे ऐसा कुछ नहीं, डाउट तो नहीं आ रहा है, बट एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि जैसे हमारा जो अ, इंडियन इस कल्चर ये है, लिटरेचर्स हैं, हाँ जी सर। उसमें उसमें भी तो ये स्टेजेस दिए हुए हैं, 4 स्टेजेस जो होते हैं, 0 to 25, then 25 to 50, 50 to 75, and after 75 to death, 4 स्टेजेस में डेवलप किया। तो उनका कुछ कोरिलेशन भी है क्या कहीं अपने इस सब्जेक्ट के अंदर? हाँ जी सर। सर जैसे एक तो मुझे आपकी हमारे, आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा नहीं आ रही है? हाँ जी, वॉइस अभी नहीं आ आ रही रही है है क्या? आपकी। हाँ जी, अभी अब आ आ रही रही है है सर, क्या? बोलिए। हाँ जी सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ जैसे अपना इंडियन लिटरेचर है, जो पुराना लिटरेचर है, हाँ उसके जी। अंदर में भी फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ दिए हुए हैं। हाँ एक जी। होता है ना, 0 to 25 का एज होता है, फिर 25 to 50 जिसको बाल्यकाल ग्रस्त। कहते हैं, फिर अ, आप फिर वो कह रहे हो क्या सर, वो वानप्रस्थ गृहस्थ हाँ हाँ, जीवन होता है, फिर राइट उसके राइट बाद राइट, आपका। हाँ हाँ, मैं संन्यास समझ गई सर। आश्रम आता है। हाँ, संन्यास, हाँ। तो वो भी 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ डिस्क्राइब किए गए हैं। तो हाँ जी उनका सर। हमारे, हाँ उनका और हमारे इस सब्जेक्ट में जो डिस्क्रिप्शंस दिए हुए डेवलपमेंट ऑफ लाइफ का, इनका हाँ भी जी सर। कहीं पे कोरिलेशन आता है क्या अपने इस सब्जेक्ट के अंदर? सर मैं आपको एक चीज़ इससे रिलेटेड मैं कहना चाहूँगी, हम्म। कि इसमें पार्शियल कोरिलेशन मैं बोल सकती हूँ,
बट फुल कोरिलेशन में बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप एंशियंट की बात कर रहे हो, यानी वैदिक जो पीरियड था उसकी बात कर रहे हो। ये मैंने भगवत गीता पढ़ी हुई है, तो भगवत गीता में नहीं, भी इस, देखो सर मैं, मेरा ये, सुनो एक मिनट। कोरिलेशन है मेरा, बट पार्शियल कोरिलेशन है, ज्यादा नहीं है। नहीं क्योंकि नहीं, उस टाइम की कंडीशन, उस टाइम के स्टडी एजुकेशन बहुत अलग थी, और इस टाइम ये यहाँ की अब बहुत बहुत ही चेंज मेरा है ना? क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि हम क्या सोचते हैं, कोरिलेशन है नहीं है, या मैं हाँ कह जी, रहा हाँ हूँ जी, बुक के अंदर में, जैसे हमारे फर्स्ट ईयर में था कि हाँ जी सर, इंडियन साइकोलॉजी और वेस्टर्न साइकोलॉजी में एक कंपैरिजन था, हाँ जी सर, उसका एक दूसरे के साथ कोरिलेशन भी एक पार्ट ऑफ आवर दिस टेक्स्ट बुक था। ऐसा हाँ जी कुछ सर। इसमें है क्या, वो मैं जानना चाहता इसमें, हूँ। हम क्या सोचते हैं वो अलग बात है, हाँ जी सर, वो तो हमारा अपना, ठीक है, एक वे ऑफ थिंकिंग, और मे बी पॉइंट ऑफ रिसर्च भी हो सकता है कि हम आगे जाके रिसर्च करें कि वेस्टर्न डेवलपमेंटल स्टेजेस जो डिस्क्राइब किए गए हैं और जो इंडियन डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनके साथ में किस तरह से कोरिलेशन है नहीं है, या क्या कंट्राडिक्शंस हैं, वो एक अलग स्टडी पॉइंट हो सकता है। बट ऑलरेडी जो हमारा टेक्स्ट बुक है उसके अंदर में ऐसा कुछ है क्या, जैसे फर्स्ट ईयर में था कि इंडियन साइकोलॉजी और वेस्टर्न साइकोलॉजी में एक कंपैरिजन, एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर था हमारा, वो हाँ जी, वाली, हाँ जी। वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं सर, इसने ऑलरेडी ये लिख रखा है, आप नीचे जब मैंने पढ़ोगे कि इसने है कि मोस्ट टेक्स्ट बुक्स डोंट मेंशन अबाउट हिज वर्क। बहुत टेस्ट अच्छा। टेक्स्ट बुक है इनकी, जो ये थ्योरी है इसमें ना कुछ डिबेट वगैरह या कुछ मतलब क्वेश्चंस, इसकी क्रिटिसिज्म भी है, जनरेट नहीं किए थे किसी ने। और बहुत हम्म। जैसे साइकोलॉजी है, बहुत टेक्स्ट बुक है, वो इनको मेंशन नहीं करती है, इनकी थ्योरी को, इनकी एजिस को। क्योंकि देखो ओके। सबका अपना अपना व्यू होता है। अब इन्होंने 24 साल तक के बोल लिया है कैरियर ओरिएंटेड, यहाँ तो 30 साल तक के भी बच्चे हैं, नहीं है नहीं, ना? वो तो ठीक है, वो तो एक हाँ जी, जनरल कंसेप्ट होता है। ऐसे हाँ जी इसको, सर। मतलब इस तरह के सब्जेक्ट में आप बिल्कुल